हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th गैस अवस्था के बारे में। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में? द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है ना। अब द्रव्य की अवस्थाओं से पहले अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया है अंतराआण्विक बल, जिसे अन्योन्य क्रिया बल भी कहते हैं। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक अपना आता है गैस अवस्था, ठीक है। तो उस गैस अवस्था के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं ध्यान से। तो आप लोग विस्तार से इसको पढ़ने का कोशिश करें और साथ के साथ यहाँ पर नोट्स भी इसके बनाते चलें, ठीक है। तो देखो, अब बात करेंगे अपन गैसीय अवस्था के बारे में, ठीक है। कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो ध्यान से आप लोग देखें, गैसीय अवस्था के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैसें होती है ये पदार्थ की एक अवस्था होती है, और अपन को गैस के बारे में अपन वैसे बहुत सारी चीजें जानते हैं कि जो गैस होती है इस गैस में अवयवी कण बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। अवयवी कणों के बीच दूरी ज़्यादा होती है, आकर्षण बल नहीं पाया जाता, इसलिए अवयवी कण स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार गति करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे गुण आप लोगों के इस गैस के पता हैं। तो अपन को ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिस्कस करना नहीं है, अपन को यहाँ पर ध्यान से देखना है। गैसीय अवस्था के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि आवर्त सारणी में कुल गैस तत्वों की संख्या बताइए। तो ध्यान रखेंगे, अपनी पूरी आवर्त सारणी के अंदर जो 118 तत्व है ना, उनमें से केवल 11 ही तत्व हैं जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन 11 तत्वों के आपको नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है भाई? गैसीय तत्वों की संख्या 11 होती है। अब ये 11 तत्व कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, इसमें जो तत्व आते हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, 5 गैसें तो ये हो गई, तथा अक्रिय गैस, अक्रिय गैसें। अब देखो भाई, अक्रिय गैसों में कौन कौन आएगा? तो अक्रिय गैसों में आएगा आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडॉन। तो ये 6 अक्रिय गैसें तो ये है ना, और 5 गैसें ये है। तो 6 और 5 कितनी हो गई? 11 तत्व ही पूरी आवर्त सारणी में गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से कि आवर्त सारणी में कुल गैस तत्वों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखेंगे 11 होते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसके अलावा 6 अक्रिय गैसें हैं। कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडॉन। आ जाएगी बात समझ में? चलो, अब बात करते हैं गैस अवस्था के भौतिक गुण, ठीक है। तो टॉपिक है गैसीय अवस्था के भौतिक गुण, यानी कि क्या क्या भौतिक गुण होते हैं गैसीय अवस्था के, इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। तो देखो भाई, गैसीय अवस्था के भौतिक गुणों को देखें तो सबसे पहला गुण मैंने आपको बताया है ना कि गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर स्थित होते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल जो होता है वो नगण्य होता है। ये स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छानुसार क्या करते हैं? गति करते हैं, ठीक है ना। तो वही गुण लिखने हैं अपन को यहाँ पर। तो लिख लेते हैं अपन यहाँ पर कि देखो,
सबसे पहला गुण तो मैं आपको बता दूं कि गैस जो होता है ना, इसका कोई आयतन नहीं होता, इसका कोई आकार नहीं होता। जिस आयतन में डाला जाता है, जिस पात्र में भरा जाता है, उसका आयतन ये ग्रहण कर लेती है, उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि गैस अणुओं का या गैस अवस्था का आकार व आयतन अनिश्चित होता है, बदलता रहता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला तो क्या लिखोगे कि गैस का आकार व आयतन अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। पहला गुण तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा गुण ध्यान रखेंगे कि गैस के अणु के मध्य अंतराण्विक दूरियां बहुत अधिक होती है। लेकिन दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। अब दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल क्या होगा? कम। तो क्या लिखेंगे? गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक, गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल नगण्य होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक है। चौथा तो देखो भाई, अगला गुणधर्म होता है कि गैस जो होती है ये अत्यधिक संपीड्य होती है। संपीड्य मतलब इनको बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। क्यों दबाया जा सकता है? क्योंकि गैस के अणुओं के बीच खाली स्थान होता है, जैसे इनको दबाओगे तो वो गैस के अणु पास पास आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अत्यधिक क्या होती है? संपीड्य होती है, क्योंकि इनको दबाया जा सकता है। तो ये अत्यधिक संपीड्य होती है। ठीक है। पांचवें गुण के बारे में बात करें तो देखो भाई, ध्यान रखना, इनमें विसरण का गुण सबसे ज्यादा होता है। विसरण का गुण मतलब फैलने का गुणधर्म। आप लोग को पता है ना, गैस को जैसे ही छोड़ा जाता है तुरंत फैल जाती है वो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से विसरण का गुणधर्म यहां पर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो इनमें विसरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। विसरण का मतलब होता है फैल जाना। विसरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि घर के अंदर अपने गैस जो है लीक हो जाती है, तो आपने देखा होगा ना, सिलेंडर के लीक होने से पूरे घर में गैस फैल जाती है बहुत तुरंत। ठीक है ना। तो वो जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो गैसों का घनत्व जो होता है ना, वो सबसे कम होता है। घनत्व का मतलब होता है इकाई आयतन में कणों की संख्या। अब कण तो दूर दूर है, तो इकाई आयतन में कणों की संख्या बहुत कम आएगी, यानी घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान रखें, गैसों में या गैसों का, ठीक है, घनत्व सबसे कम होता है। गैसों का घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे गुणधर्म जो है ये गैसें यहां पर प्रदर्शित करती है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे गुणधर्म अपन ने देख लिए हैं। कुल 6 भौतिक गुणधर्म इसके हैं। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये 6 भौतिक गुणधर्म तो यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब चर्चा करते हैं अपन आगे की तरफ, और आगे अब आने वाला है अपने साथ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है गैसों के नियम।
गैसों के नियम। तो ये टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्टार मार्क आप लोग इसको करेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो वैज्ञानिकों ने गैसों के ताप, दाब, आयतन इनके मध्य संबंध का अध्ययन करने के लिए गैसों के कुछ नियम दिए हैं, जिसे गैस नियम कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने गैसों के ताप, दाब व आयतन के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हुए संबंधों का अध्ययन करते हुए कुछ नियम दिए जिन्हें गैस नियम कहा जाता है। गैस नियम कहा जाता है, ठीक है भाई। तो गैस का ताप है, दाब है, आयतन है, इनके मध्य संबंध को बताने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने नियम दिए हैं और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, गैस नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं गैस नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से नियम हैं, किस किस प्रकार से ये क्या क्या बातें आपको बताते हैं, इनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की चीज़ आप लोगों ने नोट कर ली होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर आगे की तरफ, और वो है अपनी चर्चा किसके बारे में, गैस के नियमों के बारे में। तो ध्यान से आप लोग समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए है, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहला नियम लेते हैं अपन यहाँ पर, बॉयल का नियम। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला नियम है बॉयल का नियम, ठीक है। अब देखो, बॉयल का नियम जो है ना, ये जो बॉयल का नियम है, इस बॉयल के नियम को आप लोग दाब आयतन संबंध बोलते हैं, है ना। ये भी मैं आपको साथ के साथ ही लिखा देता हूं, दाब आयतन संबंध आप लोग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बॉयल नियम के अंदर दाब व आयतन में संबंध बताया जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है संबंध, उस चीज को ध्यान से देखो। तो देखो, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, इस नियम के अनुसार किसी गैस की, इस नियम के अनुसार किसी गैस, या फिर इसको थोड़ा सा अपन और अच्छे से लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, किसी निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, होता है। अब देखो भाई, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि
स्थिर ताप पर, यानी तापमान यदि स्थिर हो तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो दाब होता है ना वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि दाब जो होगा, दाब यानी कि P, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी P व्युत्क्रमानुपाती V यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और यहां पर ध्यान रखेंगे ताप क्या है? स्थिर है, तो स्थिर ताप यहां पर होना चाहिए। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आपको पता है समानुपाती बीच में से हटाकर बराबर लगाते हैं तो यहाँ पर स्थिरांक आ जाता है। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? स्थिरांक के स्थिरांक आ जाएगा इंटू 1/v, तो यहाँ पर था इसे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो भाई, ये चीज अपन ने यहाँ पर देख ली है और इस प्रकार से एक फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर आ जाता है, P बराबर K इंटू 1/v अपने पास आ जाता है। ठीक है ना। यहाँ P क्या है? दाब है, K क्या है? समानुपाती स्थिरांक है और V क्या है? आयतन है। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये था अपना क्या? ये था अपना गैस के दाब व आयतन में संबंध, जिसे बॉयल नियम से आप लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा देता हूँ इस चीज को कि यहाँ P गैस का दाब है, V गैस का आयतन है और K जो है वो समानुपातिक स्थिरांक है। समानुपातिक स्थिरांक है। आ जाएगी बात समझ में भाई? चलो, तो ये था अपना बॉयल का नियम। ठीक है। अब सुनो, बॉयल का नियम आप लोगों ने देख लिया है। अब इससे संबंधित अपन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, तो उससे संबंधित आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। देखो यहां पर यदि मैं बता दूं आप लोगों को, यदि स्थिर ताप T पर, स्थिर ताप T पर, स्थिर ताप T पर दाब P1, दाब या गैस का दाब लिखे तो बहुत अच्छा होगा। गैस का दाब P1 व आयतन V1 है। ठीक है। स्थिर ताप पर गैस का दाब P1 और आयतन क्या है? V1 है, जिसे इसे प्रसारित करने पर यानी फैलाने पर, इसे प्रसारित करने पर दाब P2 व आयतन V2 हो जाता है। आयतन V2 हो जाता है। तो अब देखो, पहले दाब P1 आयतन V1 था, बाद में दाब P2 और V2 हो जाता है। तो आप लोगों से ना इन दोनों में संबंध पूछा जाएगा, तो वो संबंध आपको पता होना चाहिए। वो सिंपल सी बात है कि यहां पर देखो, इनमें संबंध डायरेक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि P1 बटे P2 बराबर V2 बटे V1, ये संबंध आपको ध्यान रखना होगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे उसमें क्या करेंगे, ये जो 4 मान है ना, इनमें से कोई भी 3 मान आपको दे दिया जाएगा और चौथा आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, P1 बटे P2 बराबर V2 बटे V1। और ये था अपना बॉयल का नियम, गैस का पहला नियम पूरी तरह से यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है भाई। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और भी बहुत सारे नियम अपन पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग कंप्लीट करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।